नमस्कार दोस्तों आज एक सूत्र आपको बताने वाला हूँ। जो आज का सूत्र होगा यह अस्त ग्रह और कंबस्ट प्लैनेट के रिलेटेड होगा। इस सूत्र को आप लगन कुंडली पर भी अप्लाई कर सकते हैं और इसी के साथ इस सूत्र को आप वर्ग कुंडली या डिविजनल चार्ट्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अस्त ग्रह, अब अस्त ग्रह क्या होता है इसके बारे में सभी को पता ही होगा। सभी ये बेसिक टर्म है, कंबस्ट प्लैनेट्स क्या होते हैं, अस्त ग्रह क्या होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। जो इस फील्ड में नए नए आए या इस ज्योतिष को अभी स्टार्ट किया उन्होंने सीखने के लिए, तो मैं अस्त ग्रह क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जब कोई ग्रह सूर्य के समीप आ जाता है, सूर्य की युति में आ जाता है, कंजक्शन में आ जाता है, या डिग्री वाइज सूर्य के समीप हो, एक ही घर में बैठे हो, तब वह ग्रह अस्त ग्रह माना जाता है, कंबस्ट माना जाता है। कंबस्ट मतलब अस्त मतलब कि सूर्य के प्रकाश में लुप्त हो जाना। वह ग्रह जो कंबस्ट होता है वह अपनी किरणों को लुप्त कर देता है, जिसके कारण वह अस्त माना जाता है। अब अस्त का मतलब तो हमने समझ लिया है, इसका इफ़ेक्ट क्या होता है। जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है, जब ग्रह अपनी किरणों को लुप्त कर देता है सूर्य के समीप जाने के कारण, तब क्या होता है कि वह ग्रह जिन कारक तत्वों को रिप्रेजेंट करता है, वह ग्रह जो अस्त ग्रह है वह जिन कारक तत्वों को रिप्रेजेंट करता है उस पर उसका प्रभाव आता है। वह ग्रह जो ग्रह अस्त होता है या कंबस्ट होता है, वह ग्रह लगन कुंडली में जिन भावों का स्वामी होता है, जिन भावों की उसके पास लॉर्डशिप होती है, तो उन भावों के से जो सिग्निफिकेटर्स है, उन भावों के जो सिग्निफिकेटर्स है उस पर भी उसका प्रभाव होता है। अब प्रभाव किस प्रकार से होगा। अब अस्त ग्रह कंबस्ट प्लैनेट अपने ब्रिलियंस को में उसका इफ़ेक्ट आता है, वो प्रॉपर तरीके से अपने कारक तत्वों का रिजल्ट नहीं दे पाते, प्रॉपर तरीके से अपने जो उन घरों का, जिन घरों की उसकी लॉर्डशिप होती है, उन घरों के जो सिग्निफिकेटर्स होते हैं, जो जो चीज़ें उन घरों से देखी जाती है, जिन जिन घरों की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उस पर भी वह उस अच्छे प्रकार से कार्य नहीं कर पाता। कार्य अच्छे प्रकार से नहीं कर पाने का मतलब यही है, सिंपल तात्पर्य यही होता है कि उन चीज़ों पर उसको स्ट्रगल करनी पड़ती है, उन चीज़ों पर उसको मेहनत करनी पड़ती है, या अगर वह चीज़ उसके जीवन में उसको उपलब्ध होती है तो वह चीज़ उसको उसके इच्छा के अनुरूप या उस क्वालिटी की, उस क्वांटिटी की, उस क्वालिटी के अनुरूप नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से इसको समझना चाहिए। सबसे पहले उसको स्ट्रगल मिलती है, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसको कोई चीज़, जो भी ग्रह अस्त है, जिस घरों का वो लॉर्डशिप लेकर बैठा है, या जो जो कारक तत्व उस वह ग्रह रिप्रेजेंट करता है, तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वह स्मूथ उसके जीवन में नहीं आएंगी। उसको उस सेक्टर पर, उस प्लैनेट के ऊपर कार्य करना पड़ेगा और स्ट्रगल और मेहनत से ही उसको चीज़ें प्राप्त होंगी, और क्वालिटी भी उस पर इफ़ेक्ट आएगा, उस कारक तत्वों की क्वालिटी पर भी उसका इफ़ेक्ट आएगा। उदाहरण के तौर पर शुक्र, उदाहरण के तौर पर मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ। शुक्र ग्रह जैसे कि मान लीजिए हमारे व्हीकल का कारक भी होता है, फाइनेंस का कारक भी होता है, ठीक है, लग्जरी का कारक भी होता है, हमारी इंटरनल प्लेजर भी होती है शुक्र, ठीक है। अब शुक्र देखिए कि मान लीजिए एक व्यक्ति के पास मारुति है और एक के पास BMW है, ठीक है। अगर शुक्र अस्त हो गया है तो इसका मतलब क्या है कि वो कारक जो व्हीकल उसको मिलना चाहिए, तो वह जो व्हीकल की क्वालिटी है, एक तो उसको बड़ी डिले से मिलेगी, स्ट्रगल से मिलेगी। दूसरा उसका जो क्वालिटी है, लेवल है, वो बड़ा निम्न लेवल होगा, छोटे लेवल का होगा। देखिए साइकिल भी व्हीकल है, मारुति भी व्हीकल है और BMW भी व्हीकल है, लेकिन इनकी क्वालिटी देखिए, उसकी लग्जरी देखिए, उसका लेवल देखिए। तो जब कोई ग्रह अस्त होता है, सबसे पहले तो वह उसकी क्वालिटी, उसके लेवल पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो दूसरा इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ती है।
तो साइकिल भी एक तरह का व्हीकल है, जो लोग साइकिल चलाते हैं जिनके पास मारुति नहीं है। मारुति भी एक प्रकार का व्हीकल है, जिनके पास BMW है, उनके पास जिनके पास मारुति है उनके पास BMW नहीं है। तो देखिए लेवल तीनों व्हीकल है, साइकिल, मारुति और BMW, तीनों प्रकार के व्हीकल्स है, बट इनका लेवल देखिए, इनकी क्वालिटी देखिए। और समटाइम्स क्या होता है, किसी किसी को अगर कोई चीज़ प्राप्त होती है तो वो वह चीज़ उसके पास सदैव नहीं रह पाती है, झटके में किसी के पास आती है और दूसरे पल चले जाती है। तो ऐसे भी केस मिलते हैं। तो यह सारे जो चीज़ें होती है, यह ग्रह के कारक तत्व और उसके बल के ऊपर, और जो ग्रह जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है उसके ऊपर डिपेंड होती है। तो इस प्रकार से आप समझिए, अगर कोई ग्रह अगर अस्त मिलता है आपको आपकी कुंडली पे, तो उसकी क्वालिटी पर और उसके लेवल पर उसका इफ़ेक्ट आता है। दूसरा कि वह बड़ी स्ट्रगल से मिलती है, मेहनत से मिलती है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको समझे। और जो चीज़ प्राप्त होती है उसमें उतनी वो आपकी मतलब खुशी उस लेवल की नहीं होती जिस लेवल को आप चाहते हो। इस प्रकार से आप समझे। अब जो आज हम सूत्र बताएंगे अस्त ग्रह के रिलेटेड, इसको आप लगन कुंडली पे भी अप्लाई कर सकते हैं, इसको आप वर्ग कुंडली पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका आज एक ही सूत्र, एक ही एंगल में आपके समक्ष रखूँगा। सबसे पहले देखिए कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में कंबस्ट और अस्त है, वह ग्रह को मार्क कर लीजिए, उसको साइड में लिख लीजिए। मान लीजिए फर्स्ट हाउस का ग्रह जिसको आप लग्नेश बोलते हैं, आपकी लगन कुंडली में अगर वही अस्त हो जाता है तो इट मीन्स आपकी हेल्थ और शारीरिक समस्याएं आपको मिलेंगी, बॉडी से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम समस्याएं मिलेंगी, हेल्थ से रिलेटेड समय समय पर आपको इश्यूज़ मिलेंगे। इसके अलावा और भी बातें हैं, लेकिन इसका मैं सिर्फ एक एंगल ही आपके समक्ष रखूँगा आज। दूसरा देखिए, अगर मान लीजिए सेकंड हाउस का स्वामी अस्त है तो धन अर्जित करने में आपको समस्याएं मिलेंगी। सेकंड हाउस हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सेकंड हाउस हमारे रिसोर्सेज को बताता है जो हम अर्जित करते हैं, जिसको यूज़ कर हम अपने जीवन को जीते हैं। तो अगर सेकंड हाउस का स्वामी आपका अस्त हो जाता है तो आपके धन पर आपका बहुत इफेक्ट पड़ता है, धन अर्जित करने में बहुत मुश्किलें समस्याएं आपको मिलेंगी, या उस लेवल का सफिशेंट धन आप नहीं अर्जित कर पाओगे अपने जीवन को जीने के लिए। तो इस प्रकार से आप हर भाव के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले ये तो लगन कुंडली पे मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से इसको देखिए, कि सबसे पहले देखिए कि आपके लगन चार्ट में कौन सा ग्रह अस्त है, कंबस्ट है, उसको मार्क कर लीजिए। ठीक है, मार्क करने के बाद इसके साथ मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ कि सबसे आपने ध्यान रखना है कि जो ग्रह अस्त है जिन जिन कारक तत्वों को रिप्रेजेंट करता है और जिन घरों की वो लॉर्डशिप है उस पर उसका प्रभाव आएगा। तो ये भी थोड़ा सा आप लिख लीजिए। तो हमने क्या किया, लगन कुंडली पर देख लिया कौन सा ग्रह अस्त है, जो ग्रह अस्त है उस ग्रह के जो कारक तत्व है उस पर हमें इफेक्ट आएगा, और जिन घरों की उसकी लॉर्डशिप है उस पर इफेक्ट आएगा। अब इसी सूत्र को हम वर्ग कुंडली पर कैसे अप्लाई करें, सेम सूत्र को हम वर्ग कुंडली पर अप्लाई करेंगे। अब वर्ग कुंडली देखिए, अगर हमने देखिए जैसे कि लगन कुंडली से हम विचार करते हैं शादी का सेवंथ हाउस से, लगन कुंडली से हम विचार करते हैं कर्म का, अपने प्रोफेशन का 10th हाउस से। तो इसी प्रकार से हर भाव के अनुसार उसको डीप से स्टडी करने के लिए प्राशर ऋषि ने वर्गों को भी हमें बताया गया है, डिविजनल चार्ट्स को भी हमें बताया गया है कि अगर आपको अपने भाग्य और शादी और वैवाहिक मैरिज लाइफ को स्टडी करना है तो लगन कुंडली में सप्तम भाव के साथ साथ कुंडली के नमांश D9 को भी आप स्टडी करें। अगर आपको प्रोफेशन स्टडी करना है तो लगन कुंडली के दशम भाव के साथ साथ आपको दशमांश वर्ग चार्ट को भी आपको एनालाइज करें। अब जो भी आपने स्टडी करना है, जो भी वर्ग कुंडली आपको स्टडी करना है, उस वर्ग कुंडली के लगन को मार्क कर लीजिए। ध्यान से सुने, मान लीजिए आपने प्रोफेशन को स्टडी करना है तो D10 जब आप चार्ट ओपन करोगे, दशमांश आप जब ओपन करोगे
तो उसमें देखिए कि उसके फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि है और उस राशि का स्वामी कौन है। मतलब वर्ग कुंडली में जो लगन बन रहा है वो लगनेश कौन है, उस ग्रह को नोट कर लीजिए। अगर आपको मैरिज लाइफ के बारे में देखना है तो देखिए नमांश में लगन कौन है, लगनेश कौन है, नवांश में राशि कौन है, कौन सी आ रही है, नमांश में लगन हाउस में राशि कौन सी है और उस राशि का ग्रह कौन है, तो उसको मार्क कर लीजिए। मतलब हर वर्ग कुंडली के लगनेश को आप मार्क कर लीजिए, जो भी आपने वर्ग कुंडली अपने अनुसार एनालाइज करनी है, स्टडी करनी है, उन वर्ग कुंडली के लगनेश को आपने नोट कर लेना है। अब देख लेना है कि कौन सी वर्ग कुंडली का लगनेश लगन कुंडली में अस्त है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आपने क्या करना है, आपने देखना है वर्ग कौन सी वर्ग कुंडली का लगनेश लगन कुंडली में अस्त का है, अस्त हुआ पड़ा है या कंबस्ट होकर बैठा हुआ है। इसका साफ साफ इंडिकेशन यह है, इसका साफ साफ मतलब यह है, जो वर्ग कुंडली आप स्टडी कर रहे हो, जिस चीज़ को वो सिग्निफाई कर रहा है, जैसे 10 दशमांशा हमारे प्रोफेशन के लिए हम स्टडी कर रहे हैं, तो दशमांशा का लगनेश अगर अस्त है तो इसका साफ साफ ये मतलब है आपको गॉड की तरफ से वो आशीर्वाद नहीं मिला अपने प्रोफेशन के रिगार्डिंग। इट मीन्स आपके प्रोफेशन में आपको डिफ़िकल्टीज मिलेंगी, आपको आपके कर्म जीने के लिए, जीविका जीने के कर्मों के लिए आपको डिफ़िकल्टी मिलेगी, आपको प्रोफेशन में डिफ़िकल्टी मिलेगी। नमांशा का लगनेश अगर अस्त है, साफ साफ इंडिकेशन है मैरिज प्रॉब्लम, मैरिज इशू। तो इसी प्रकार से अस्त ग्रह देखिए कि वर्ग कुंडली का जो लगनेश है वो कहीं अस्त तो नहीं है। अगर अस्त है तो वह वर्ग कुंडली जिस एरिया को, जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, उस वर्ग कुंडली के सिग्निफिकेटर वह उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, उस सिग्निफिकेटर के रिलेटेड आपके जीवन में वो समस्याएं आपको मिलेंगी। तो मेरा ये आज मैंने इसका सिर्फ एक एंगल आपके समक्ष रखा है, इसके डिफरेंट एंगल में आपके डिफरेंट व्यूज़ के बारे में आप बताऊंगा हमारे नेक्स्ट वीडियोस में, जब भी हमें समय मिलता रहेगा। आशा करता हूं जो मैंने आज समझाने का प्रयास किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको आज का विषय अच्छा लगा है, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।